तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी किसके, भूमि के संबंध में अतिचार इसकी, और चैप्टर का नाम क्या था, अचल संपत्ति के संबंध में अपकृत्य। अचल संपत्ति के संबंध में अपकृत्य, इसकी जो विवेचना और विश्लेषण ये हुआ था, इसकी जो व्याख्या हुई थी वो दो हेड्स में हुई थी, दो शीर्षकों के अंतर्गत हुई थी। एक था भूमि के प्रति अतिचार और दूसरा शीर्षक था भूमि से संबंधित जो स्वाभाविक अधिकार है, और भूमि अगर उसके संबंध में कोई सुखाधिकार ये प्राप्त किया गया है तो उस सुखाधिकार में हस्तक्षेप करके अगर कोई व्यवधान ये डाला जा रहा है तो उसे भी अतिचार अचल संपत्ति के प्रति, ठीक है, इस श्रेणी का अपकृत्य, यही माना था उन्होंने। अचल संपत्ति के प्रति दो प्रकार के अपकृत्य ये हमने देखे थे, एक अचल संपत्ति में अतिचार और एक अचल संपत्ति से संबंधित जो व्यक्ति के पास स्वाभाविक अधिकार है या फिर अचल संपत्ति से संबंधित जो सुखाधिकार उसे प्राप्त हो गए, उन सुखाधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, ये दो शीर्षक थे जिन शीर्षकों के अंतर्गत अचल संपत्ति के प्रति अपकृत्य इसकी विवेचना हुई थी। और भूमि के जो स्वाभाविक अधिकार ये माने गए थे, तो क्या पहला अधिकार क्या माना था, सहारे का अधिकार, ठीक है। भूमि से संबंधित जो स्वाभाविक अधिकार माने गए थे वो ये माने गए थे कि जिस किसी के पास कोई भूमि है वो अपनी संलग्न भूमि से उस सीमा तक सहारा पाने का अधिकार ये रखता है जिस सीमा तक उसके कब्जे की भूमि को अपनी स्वाभाविक स्थिति में बनाए रखने के लिए पड़ोसी की भूमि से सहारा प्राप्त करने का अधिकार हो। अगर उसकी अपनी भूमि की जो स्वाभाविक स्थिति है उस स्थिति में बदलाव आ रहा है इस कारण से कि उसके पड़ोसी ने अपनी संलग्न भूमि पर कुछ किया है और उस करने के कारण ही ये भूमि की स्वाभाविक स्थिति ये परिवर्तित हो गई है, तो माना यह जाएगा कि इस पड़ोसी ने इस व्यक्ति की भूमि के संबंध में जो स्वाभाविक अधिकारी से प्राप्त उनका अतिक्रमण किया है और अपकृत्य की कार्यवाही यह संस्थित होगी। आपने एक उदाहरण के माध्यम से देखा था कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर खुदाई की थी और वादी की भूमि यह धंस गई थी और धंसने के कारण उस पर बनी इमारत यह धराशायी हुई थी। वादी जब मुकदमे की कार्यवाही की तो जो साक्ष्य आया उस साक्ष्य ने यह दर्शित किया कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर खुदाई की होती न की होती फिर भी वादी की भूमि धंस जाती। क्यों? वादी की भूमि की जो प्रकृति थी वो कैसी थी, धंसने वाली। इसका मतलब यह हुआ कि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी द्वारा वादी की जो संलग्न भूमि है उस पर कोई ऐसा काम किया गया जिसके कारण से वादी की भूमि उसकी स्वाभाविक स्थिति बनी रहने के लिए जो सहारा जरूरी था वो हटा। ये कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि प्रतिवादी अपनी भूमि पर खुदाई करता न करता, वादी की भूमि को धंसना ही था। क्यों? वादी की भूमि की जो प्रकृति थी वो धंसने वाली ही थी, वो ऐसी नहीं थी कि अगर प्रतिवादी कुछ न करता तो वो ठोस बनी रहती। इसलिए नहीं कहा जा सकता
कि संलग्न भूमि से जो सहारा पाने का वादी का हक है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से ये कहीं भी वायलेट हुआ है। और जब तक प्राकृतिक अधिकार यानी स्वाभाविक अधिकार या देश के कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार या कम्युनिटी लॉ के द्वारा जो अधिकार दिए गए, उनमें से किसी एक का वायलेशन ना हो जाए, अतिचार हो ही नहीं सकता। यहां प्रतिवादी ने देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया। क्यों? उसने जो कुछ किया अपनी भूमि पर किया। उसने कम्युनिटी के किसी लॉ का भी उल्लंघन नहीं किया। क्यों? उसने कुछ उपेक्षापूर्ण ढंग से, किसी गलत ढंग से अपनी भूमि की खुदाई की होती, ये भी नहीं है। और उसने जो लॉ ऑफ नेचर है उसका भी वायलेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वादी इसकी भूमि की जो स्वाभाविक स्थिति है, ये स्वयं में धंस जाने वाली है। वादी की भूमि की स्वाभाविक स्थिति कठोर नहीं है, तो उसने न तो लॉ ऑफ नेचर का वायलेशन किया, न कम्युनिटी लॉ का वायलेशन किया, और ना ही, ठीक है, देश की विधि इसका उल्लंघन किया। तो अतिचार की कार्रवाई हो कैसे सकती है? क्योंकि अतिचार वृहद अर्थों में या तो लॉ ऑफ नेचर का उल्लंघन है या कम्युनिटी लॉ का उल्लंघन है, और या फिर देश की विधि इसका उल्लंघन है। कुछ तो हो। और जहां तक भूमि इसके प्रति अतिचार का सवाल है, तो आप कुछ तो ऐसा करें जिससे उसके कब्जे में, ठीक है ना, यह हस्तक्षेप हो। और जब अधिकारों, भूमि से संबंधित अधिकारों की बात चल रही है, तो अधिकारों में विघ्न, यानी, ठीक है, वादी अपनी भूमि पर जो अधिकार रखता है उसके उपभोग में उसे बाधा, ये कार्य तो कुछ तो हो। कुछ भी तो नहीं हुआ। क्योंकि साक्ष्य क्या दर्शित कर रहा है? साक्ष्य दर्शित करता है कि वादी की भूमि स्वयं धंसने की प्रवृत्ति की है। वो स्वयं धंसने की प्रवृत्ति की है। प्रतिवादी ने संलग्न भूमि पर खुदाई करके वादी की भूमि को प्राप्त होने वाला प्राकृतिक सहारा यह हटाया है, इस कारण वादी की भूमि धंसी हो, नहीं, ये बात ही नहीं है। साक्ष्य दर्शित करता है खुदाई होती न होती, नेचर वादी की भूमि का यही धंसने वाला है। इसलिए वादी के स्वाभाविक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। और जहां तक इमारत का सवाल है, तो इमारत को सहारे का स्वाभाविक अधिकार यह वादी के पास है नहीं, क्योंकि वादी को भूमि के प्रति सहारा प्राप्त करने का तो नेचुरल राइट है, लेकिन वो अपनी भूमि पर जो इमारत बनाएगा, उस इमारत को सहारा प्राप्त करने का अधिकार स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त नहीं हो सकता। हां, ईजमेंट्री राइट के तौर पर वो उसे प्राप्त कर ले तो बात अलग है। और ईजमेंट्री राइट या तो अनुदत्त होना चाहिए या प्रदत्त होना चाहिए, और या चिरभोग द्वारा अर्जित यह होना चाहिए। तो अगर आपकी भूमि पर बनी इमारत गिर गई तो प्रतिवादी का क्या दोष? इमारत, इसको सहारा देने का कोई अधिकार आपने अर्जित नहीं किया था। सुखाधिकार के अर्जन के जो तरीके उनमें से किसी से, और स्वाभाविक अधिकार आपको भूमि के प्रति सहारे का था, जो वायलेट हुआ ऐसा साक्ष्य से दर्शित नहीं। तो यह माना गया था कि अचल संपत्ति के प्रति किसी प्रकार का कोई अकृत्य, न तो अतिचार की सूरत का और न ही अचल संपत्ति से संबंधित अधिकारों के उपभोग में बाधा डालने अर्थात न्यूसेंस की सूरत का, किसी भी सूरत का कोई अकृत्य अचल संपत्ति के प्रति नहीं हुआ। अचल संपत्ति के प्रति
ठीक है। अधिकारों की श्रेणी में हमने यह भी देखा था कि कोई तटीय भूमि का स्वामी है तो उसका नेचुरल राइट है कि उसकी भूमि जिस नदी के तट पर स्थित है उस नदी के जल का उपयोग वह प्राइवेट जलाशय की भांति यह कर सकता था। ठीक है ना। वो प्राइवेट जलाशय की भांति उस नदी की भूमि का उपभोग ये कर सकता था, उचित रूप से, अनुचित रूप से नहीं कर सकता था। हमने उसके अधिकार भूमिगत जल के संबंध में देखे तो निश्चित धाराओं में बहता है। हमने भूतल के जल के संबंध में अधिकार देखे थे। हमने अप्राकृतिक जल धारा के रूप में बहने वाले जल के संबंध में लोगों के अधिकार देखे थे। वे ठीक है अगर अर्जित कर लिए गए हैं सुखाधिकार के तौर पर तो उनमें हस्तक्षेप एक वाद योग्य अकृत्य ये माना गया था और उनमें हस्तक्षेप के लिए आपको उपताप की कार्यवाही, न्यूसेंस की कार्यवाही सुनिश्चित करनी थी और न्यूसेंस की कार्यवाही में आप जानते हैं क्षति का होना यह आवश्यक है और उसके अकॉर्डिंग क्षतिपूर्ति आप प्राप्त कर सकते थे। तो अचल संपत्ति के प्रति अकृत्य ये हमने देखे थे पिछले ठीक है क्लास में। अब बात हो रही है चल संपत्ति के प्रति यह अकृत्यों की कि चल संपत्ति के प्रति या जंगम संपत्ति के प्रति कौन से अकृत्य हो सकते हैं इस पर चर्चा होनी है। जंगम संपत्ति के प्रति जो अकृत्य किए जाते हैं वे 3 प्रकार के हैं मुख्यतः। एक माल के प्रति अत्याचार, यानी जो माल है ठीक है जंगम संपत्ति है वो, तो माल के प्रति अत्याचार। और दूसरा कन्वर्जन संपरिवर्तन और तीसरा डिटेंशन निरोधन। ये 3 प्रकार के अकृत्य हैं जो जंगम संपत्ति के संबंध में यह व्यक्ति के द्वारा किए जा सकते हैं। अत्याचार, संपरिवर्तन और निरोधन। अंग्रेजी में कहें तो ट्रेसपास, कन्वर्जन और डिटेंशन। ये 3 अकृत्य हैं जो जंगम संपत्ति के प्रति किए जाएंगे। अगर जंगम संपत्ति के प्रति अत्याचार किया गया है तो इनफैक्ट आखिर क्या किया जाएगा, क्या किया जाए कि उसे जंगम संपत्ति इसके प्रति अत्याचार यह मान लिया जाए। ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ठीक है यही देखना होता है, चाहे अपराध हो चाहे अकृत्य हो। ठीक है दोनों में से कुछ भी हो। आप जब भी किसी को किसी दायित्व से भारित यह करना चाहते तो कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको साबित करनी पड़ेंगी। आप किसी को हत्या के दायित्व से भारित करना चाहते हो, आपको साबित करना होगा कि उसके जिस कार्य से मानव मृत्यु घटित हुई थी वो कार्य कैसा था, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया था जिससे अपराधी जानता था कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होगी, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया था जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी, या कार्य स्वयं में इतना आसन्न संकट था कि प्रत्येक परिस्थिति में किसी मानव प्राणी की मृत्यु या उसे मृत्युकारक क्षति यह संभाव्य थी।
और 5 अपवादी की स्थितियों में से कोई स्थिति नहीं थी। यह आपके द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। अब देखिए, आज अखबारों में छपा है एक्सीडेंट जो मद्दापुर रोड पर हुआ, और जिसमें ठीक है, चालक ने क्या किया, यानी टैंकर और आपका टेम्पू, इसमें एक्सीडेंट है, कोलाइजन है, दोनों एक दूसरे से टकराए और 11 और 12 लोगों की मृत्यु ये हो गई। 11-12 लोगों की मृत्यु टकराने से नहीं हुई, बल्कि जो एफआईआर है वो ये कहती है कि जो टैंकर का चालक था, टक्कर मारने के बाद वो मौके से भागना चाहता था, और भागने के कारण जो घायल नीचे गिर गए थे उन्हें उसने कुचल दिया जानबूझकर। ठीक है, कुचलने से 6-7 लोगों की मृत्यु हुई। तो उसमें पहले 302 लिखी गई, फिर अखबार में आज निकला है कि हत्या में वजह होती है, क्योंकि इसमें कोई वजह नहीं पाई गई है, इसलिए इसे 302 नहीं 304 में परिवर्तित किया जा रहा है। अब होता क्या है, आप एलएलबी स्टूडेंट की तरह इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अखबार में जो छपता है कि हत्या में वजह होती है, अगर बेवजह किसी ने किसी की मृत्यु पारित कर दी तो वो हत्या नहीं हो सकती, ऐसा निष्कर्ष आप निकाल लेते हैं। क्यों? एज ए एलएलबी स्टूडेंट आपके हिसाब से टीचर जो बता रहा है वो तो मूर्ख है। 2 कौड़ी का पत्रकार जो हाई स्कूल पास है, आपके हिसाब से वो दुनिया का सबसे काबिल आदमी है। आपके हिसाब से पुलिस, उससे ज्यादा कानून तो किसी को आता ही नहीं। तो चूंकि पुलिस के हवाले से अखबार में यह छप गया कि हत्या में वजह होती है, तो आप निष्कर्ष ये निकाल लेते हैं कि अगर बेवजह कोई काम किया गया है, ठीक है, भले ही जानबूझकर किया गया लेकिन बेवजह किया गया, तो सामने वाले की मृत्यु होने की दशा में हत्या नहीं हो सकती, ऐसा निष्कर्ष आप निकाल लेते हैं। और चूंकि निष्कर्ष टोटली गलत है, क्योंकि अभी हत्या की जो चौथी स्थिति हमने देखी कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि प्रत्येक परिस्थिति है कि या तो किसी की मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु कारक क्षति होगी। यह काम आप वजह से कर रहे हो या बेवजह कर रहे हो, इसका मतलब ही नहीं है। आपने यह काम बेवजह किया या किसी वजह से किया, इसका कोई मतलब नहीं है। कार्य बस इतना आसन्न संकट है। लोगों की भीड़ खड़ी थी गणतंत्र दिवस की परेड में, तुमने 21 तोपों का मुंह लोगों की ओर घुमाया और धड़ाम से चला दिया। वजह कोई नहीं है। उन लोगों ने ना तो तुम्हारा मुंह चढ़ाया था, न उन लोगों ने कोई तुम्हें गाली दी थी बेवजह। तो तुम्हारे हिसाब से तो अखबार के हिसाब से हत्या नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि बेवजह। इसी ढंग से आप अपना कानूनी ज्ञान अपडेट करते रहते हैं, और इसीलिए आपके कानूनी ज्ञान से आप एलएलबी में तो पास होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एलएलबी में अगर कॉपी ठीक से चेक की गई होती तो शायद हम भी पास न हुए होते, क्योंकि उस समय हम भी आप ही की मान्यता के थे कि कानून तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। उस समय तो हम भी आपकी ही मान्यता के थे। तो अगर कॉपी पढ़कर चेक कर दी गई होती तो शायद हम भी फेल ही हुए होते। तो आपकी मान्यताओं का यह ज्ञान आपको एलएलबी तो उत्तीर्ण करवाता है, कंपटीशन में 0 दिलवाता है, क्योंकि कंपटीशन में एकदम ठीक बात चाहिए। इसलिए आपको बताना होगा कि जंगम संपत्ति में अतिचार यह है क्या। यू मस्ट डिफाइन दैट। ठीक है, अगर आपने
डिफाइन नहीं किया, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एलएलबी में तो कुछ भी लिख देना, और अब तक कुछ भी लिखकर ही पास हुए हो, क्योंकि जो एक्चुअल कानून है वो तो लिखा ही नहीं। वो तो कभी दिल पर हाथ रखना और किताब पढ़ना और फिर सोचना कि क्या यही लिखा था, बेयर पढ़ना और फिर सोचना कि क्या ये लिखा था, तो वो तो लिखा ही नहीं था। इसलिए ये मत मानिए कि आप पास हो गए तो आपको कानून आता है। पास तो जाने कौन कौन हो गया। पास होना ये तो शिक्षा की ऐसी अवस्था है जिसके कारण गधे पास हो रहे हैं। इसलिए पास होने से कोई मतलब हल नहीं होता। कंपटीशन में अगर लिखना है तो बिल्कुल ठीक लिखिए, 2 लाइनों में। कहता जंगम संपत्ति के प्रति या माल के प्रति अतिचार, ये माना कब जाएगा? जब माल ये आप कब्जे में लेते या स्थानांतरित करते। काम, आप देखिए, आपने माल को कब्जे में लिया, इसका मतलब कब्जा किसी और का था, तभी तो आपने लिया। भाई अगर कब्जे में आप ही के या किसी के कब्जे में नहीं, ठीक है, तो आप कब्जे में लेते हैं, ये शब्द ठीक है, ठीक से, अगर किसी के कब्जे में नहीं, आप पहली बार कब्जे में लेते तो आप स्वामी हो गए उसके। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पशु जंगली है तो जो पहली बार उसे पकड़ता है उसी का है वो। जब आप कब्जे में, किसी के कब्जे में है, उसका कब्जा स्थायी है, अस्थायी है, उसका कब्जा रचनात्मक है या उसका कब्जा प्रत्यक्ष है। रचनात्मक जैसे आपके घर में जो चीजें रखी वो आपके कंस्ट्रक्टिव पोजीशन में है, ठीक है, रचनात्मक कब्जे में है, इस समय आपके पास नहीं है, लेकिन है आपके कब्जे में। तो वस्तुएं अगर व्यक्ति के कब्जे में है और उसके कब्जे से आप वस्तुओं को लेते हैं, और लेने का कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं, कोई लीगल जस्टिफिकेशन कोई विधिक न्यायोचित ये उन चीजों को कब्जे में लेने का नहीं है, या फिर उन चीजों को ट्रांसफर ये करते हैं, ठीक है, उसके कब्जे से ट्रांसफर करना है। आपका खुद लेने का आशय हो उन चीजों को, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसके कब्जे उससे ले रहे हो, ठीक है ना, आप खुद ले रहे हो ये जरूरी नहीं है, बस उसके कब्जे में विघ्न ये पैदा कर रहे हो क्योंकि ले रहे हो, ठीक है ना। या आप क्या कर रहे हो, उसके कब्जे से ट्रांसफर किए दे रहे हो चीज को। खुद लेते हो नहीं लेते इससे मतलब ही नहीं है, उसके कब्जे में जो चीज थी उसे आपने ट्रांसफर कर दिया, तो उसके कब्जे में तो विघ्न ये किया ही आपने, क्योंकि उसके कब्जे में आपने विघ्न किया और विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन ये किया, तो आपने माल के प्रति अतिचार किया है। ये जंगम संपत्ति के प्रति अतिचार ये माना जाएगा, यानी, और ये कन्वर्जन से यही भिन्न हो जाता है। संपरिवर्तन इसमें क्या होता है, कन्वर्जन में भी, संपरिवर्तन में भी आप दूसरे के कब्जे में जो चीज है या चीज जिसके कब्जे में जाने वाली है, जिसके कब्जे में जाने वाली है, यानी
परिवर्तन का अप्रत्यय या तो वस्तु पर कब्जा रखने वाले उस व्यक्ति के प्रति, या फिर जिसे वस्तु पर कब्जा करने का विधिक अधिकार है उसके प्रति कोई ऐसा कृत्य जिसके कारण से वह उस बाल के आधिपत्य एवं उपभोग से वंचित हो जाता है, ऐसा कोई काम आप करते हैं, वो उसके आधिपत्य एवं उपभोग से वंचित हो जाए। आधिपत्य यानी पोजीशन यानी कब्जा, और उपयोग या उपभोग यानी यूज। कन्वर्जन में आप क्या करते हैं? कन्वर्जन दोनों के खिलाफ आप करते हैं। इसका गठन करता है जो कब्जे में है या जिसका कब्जा होना चाहिए वस्तु पर, ठीक है, उसके विरुद्ध आप कोई काम करके क्या करते हैं? उस व्यक्ति को उस वस्तु के आधिपत्य एवं उपभोग इससे वंचित ये कर देते हैं। आपने कन्वर्जन का अपराध किया। और कन्वर्जन जब एक्सट्रीम लेवल का होता है, ठीक है ना, तब कन्वर्जन चोरी कहलाता है। तब कन्वर्जन क्या कहलाता है? चोरी। यहां आप क्या कर रहे हो? आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसके कारण से जो वस्तु का कब्जा रखने वाला व्यक्ति है या जो वस्तु का कब्जा रखने का हकदार है, वो वस्तु के कब्जे और उपभोग इससे वंचित तो हो रहा है, लेकिन स्वयं आपने अपनी आत्मा को दूषित नहीं किया है। आप वो वस्तु अपने लिए ले लेने का आशय नहीं रखते, ठीक है ना, आपने नहीं ली है वो, ठीक है ना, उसे नुकसान तो कर दिया आपने, ठीक है, उसके उपभोग में, उसके कब्जे में ये बाधा तो डाल दी आपने, लेकिन फिर भी अभी भी आप उतने गंदे आदमी नहीं हैं जितने गंदे आदमी तब बनेंगे जब उसके कब्जे और उपभोग में बाधा इसलिए डाले ताकि वह वस्तु आप ले लें। 378 चोरी में क्या डिफाइन करता है? चोरी में यही डिफाइन करता है कि जो कोई किसी ऐसे वस्तु, किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे से किसी जंगम संपत्ति का कब्जा लेता है जिसे वो ले लेने का आशय रखता है, इस प्रकार की बात 378 में आती है। यानी वहां ले लेने का आशय, यानी परमानेंटली ले लेने का आशय ये होना चाहिए। किसके द्वारा? जो हटाता है, जो वस्तु में गति उत्पन्न करता है उसके द्वारा। तो वो मैक्सिमम लेवल का गलत काम है। जब हम लोग अपकृत्य की शुरुआत कर रहे थे तभी यह कहा गया था कि अपकृत्य यूं तो एक गलत काम है, लेकिन अगर सामान्य तरीके से अपकृत्य को समझे तो अपकृत्य क्या है? एक गलत काम, ठीक है, एक गलत काम। ये कैसा गलत हो सकता है? नैतिक गलत हो सकता है, ठीक है, यानी नैतिकता उसे गलत मानती है, नैतिकता उसे गलत मानती है, इसलिए उसे गलत ये कहा जाता है। दूसरे प्रकार का गलत काम हो सकता है जिसे नैतिकता भी गलत मानती है, और साथ ही साथ वो इतना गलत है कि वह न हो इसके लिए कानून यह भी व्यवस्था कर रहा है, और फिर कानून उसे इतना गलत मानता है कि उसके किए जाने की दशा में दंड की व्यवस्था यह कर दे, तब वो अपराध ये कहलाने लगता है। और दूसरा, कानून उसे गलत तो मानता है लेकिन इतना गलत भी नहीं मानता कि उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दे, तो फिर वो, ठीक है, वो गलत काम
कैसा कानून की दुनिया में अकृत्य या ट्रॉट इस नाम से जाना जाने लगता है। संपरिवर्तन ये तो चोरी में भी है, संपरिवर्तन ये तो आपराधिक न्यासभंग में भी है, क्योंकि वहां क्या कहता है, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, जबकि कोई वस्तु किसी को नष्ट की गई है और वह उस संविदा का जिसके माध्यम से वह उसके पास नष्ट की गई है उसके निबंधनों का अतिलंघन करते हुए उस संपत्ति को अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार की शब्दावली वहां आई है। तो संपरिवर्तन तो वहां भी है, चाहे चोरी हो, चाहे आपराधिक न्यासभंग हो, और चाहे संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। कन्वर्जन तो वहां भी है, लेकिन वो कन्वर्जन एक्सट्रीम लेवल का है, वो इतना गलत है कि कानून उसके प्रति दंड की व्यवस्था ये कर रहा है। वो अपराध के तौर पर वे संपरिवर्तन के वे प्रकार जो चोरी, आपराधिक न्यासभंग और दुर्विनियोग के रूप में वर्णित किए गए हैं, वे इतने गलत हैं कि उन्हें किए जाने की दशा में कानून प्रतिकर नहीं बल्कि उन कृत्यों के कर्ता को दंडित करना अधिक उपयुक्त मानता है समाज की सेहत के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसने संपरिवर्तन तो किया, अर्थात चोरी में आप ले रहे हो किसी विधिक कब्जेदार के कब्जे में जो जंगम संपत्ति है उसे आप लिए ले रहे हैं, तो जब आप लिए ले रहे हो तो वो उसके कब्जे और उपभोग से वंचित तो हो ही रहा है। भाई जिसके कब्जे से आप ले रहे हो वो उसके कब्जे और उपभोग इसमें तो नहीं रहेगी, उससे तो ले ही रहे, लेकिन न सिर्फ ले रहे हो, यानी न सिर्फ उसे सदोष हानि कारित कर रहे हो बल्कि खुद को सदोष लाभ ये भी कारित कर रहे हो। ठीक है ना, खुद को सदोष लाभ ये भी कारित कर रहे हो। कुछ एक्सट्रीम लेवल की गलती ये कर रहे हो क्योंकि परमानेंटली ले लेने का आशय है आपका, तो आप कुछ अधिक दुष्ट व्यक्ति दिखाई देते हैं बनिस्बत उस व्यक्ति के जो उसके कब्जे में जो जंगम संपत्ति है उसमें, ठीक है, विघ्न तो डाल रहा है, या वो जिस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है उसके आधिपत्य और उपभोग इसमें विघ्न ये तो डाल रहा है, लेकिन खुद उस संपत्ति को लेने का आशय रखता हो, इस प्रकार का आशय, ठीक है, यहां नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति की तुलना में यहां प्रतिकर दिलाया जाना यह ज्यादा ठीक माना गया है। तो संपरिवर्तन और अतिचार, अतिचार में क्या होता है, अतिचार में आप माल के कब्जे में विघ्न ये डालते हो, ये माल का कब्जा स्थानांतरित ये करते हो, ठीक है ना। और इसमें संपरिवर्तन में आप उसके कब्जे में और उपभोग में विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कोई ऐसा विघ्न डालते हो जो उसके अधिकारों के, उसके यानी कब्जाधारी के या जो कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है उसके अधिकारों के विपरीत है। उसे मिलना चाहिए उस संपत्ति के कब्जे और उपभोग का अधिकार, लेकिन आपके द्वारा विदाउट एनी जस्टिफिकेशन डाले गए विघ्न के कारण वह उसका आधिपत्य और उपभोग ये प्राप्त नहीं कर पाता है। यह संपरिवर्तन है। और वहां अतिचार में
आप क्या करते हैं? कब्जे में, ठीक है, विघ्न डालते हैं या चीज को स्थानांतरित करते हैं। जैसे आपने क्या किया, किसी के कब्जे में कार है, उसमें क्या किया, उसके पहिए खोल के फेंक दिया, लिए भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, खाली खोल के फेंक दिया, ठीक है, तो उसके कब्जे में विघ्न ये तो डाला ही है आपने, ठीक है। आप कोई चीज उसके कब्जे से स्थानांतरित किए दे रहे हो, उसके कब्जे में कोई चीज है, आप उसे, ठीक है, नष्ट कर रहे हो, नाश कर रहे हो उसका, तब भी तो कब्जे में विघ्न है। अक्सर आप क्या करते हो, बस पे बैठे हो, सीट फाड़ रहे हो, कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा, खुद के लिए कोई लाभ आपने अर्जित किया नहीं, नहीं है, बस फाड़ रहे हो बैठे, ये कब्जे में विघ्न है, ठीक है। यह वस्तु को स्थानांतरित करना और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, और कब्जे में विघ्न, इसे डालने के लिए आप कोई ऐसा प्रत्यक्ष कार्य कर रहे हो जिससे संपत्ति में नाश ये कारित हो रहा है, तो भी कब्जे में विघ्न ये कहा जाए। आप बैठकर सीट फाड़ रहे हो तो कब्जे में विघ्न डालकर, या कब्जे में विघ्न आप किस प्रकार डाल रहे हो, संपत्ति में नाश कारित करके इस प्रकार डाल रहे हो। इस प्रकार का काम अगर आपने किया है तो यह जंगम संपत्ति के प्रति अतिचार यह माना जाएगा। और संपरिवर्तन, यही आपसे खूब पूछा जाता है, कन्वर्जन कि कन्वर्जन क्या है, ठीक है। कन्वर्जन ये तब माना जाएगा जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, अच्छा जस्टिफिकेशन दोनों जगह नहीं, कन्वर्जन भी तभी होगा जब जस्टिफिकेशन लीगल ये ना हो, और अतिचार भी तभी होगा जब लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। इसका मतलब क्या हुए, पलटकर इसे देख लें, इसका मतलब डिफेंस प्रतिवादी के पास क्या होगा, वो ये साबित कर दे अगर कि जस्टिफिकेशन था, ठीक है, वो ये साबित कर दे जस्टिफिकेशन था, कब्जे में विघ्न डालने का, ठीक है, या संपत्ति को नष्ट कर देने का, ठीक है। अगर संपत्ति को नष्ट कर देने का जस्टिफिकेशन था, क्योंकि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे उदाहरण दिया है आपकी किताबों में, कहा गया कि वादी कबूतर पालता था, ठीक है, कबूतर पालता था और उसके वो कबूतरों की उड़ान लोग कराते हैं इनाम ले, ठीक है, रेसिंग कबूतर होते हैं, वैसे कबूतर थे, तो रेसिंग कबूतर की एक्सरसाइज ये होनी चाहिए, और कबूतर की एक्सरसाइज जिम जाकर तो होगी नहीं भाई, कबूतर की एक्सरसाइज तो उड़ने से होगी। तो अक्सर आप देखते हैं कबूतरबाज कबूतर उड़ाया करते हैं, कबूतर उड़ाए गए, कबूतर उड़कर प्रतिवादी के मटर के खेत में यहां उतर गए और उन मटर के खेत को नुकसान ये पहुंचाना शुरू कर दिया। प्रतिवादी ने गोली चलाई, कुछ कबूतर मर गए, वादी ने मुकदमा प्रतिवादी के खिलाफ संस्थित किया, माल के प्रति अतिचार। तो जो प्रतिवादी था उसका कहना था कि जंगम संपत्ति इसके कब्जे में मेरे द्वारा विघ्न ये डाला जाना चाहिए, जंगम संपत्ति के कब्जे में विघ्न किसी भी तरीके से डाला जाए, चाहे संपत्ति को नष्ट करके इस प्रकार से डाला जाए, किसी भी तरीके से डाला जाए, वो अतिचार है। संपत्ति के कब्जे को स्थानांतरित किया जाए, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन किया जाए, अतिचार है। इस मामले में कबूतर संपत्ति की परिभाषा में नहीं आता, गाय घोड़ा बैल आता है, कबूतर नहीं आता,
ठीक है ना। कबूतर संपत्ति की परिभाषा में नहीं है। और अगर हो, चलो, तो आई हैव लीगल जस्टिफिकेशन टू शूट द, ठीक है, पिजन्स। क्यों? क्योंकि वो मटर के खेत को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, दैट इज वाई हम अतिचार के दोषी नहीं है। क्योंकि अतिचार की डेफिनेशन क्या है? अतिचार की डेफिनेशन ये कहती है कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन द डिफेंडेंट मस्ट डू सम एक्ट विच इज इंजूरियस फॉर द पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ। ठीक है ना। जो वादी के कब्जे में हस्तक्षेप माना जा सके, वो संपत्ति को नाश करके, ये भी हो सकता है, या उसके कब्जे में जो चीज है उसे ट्रांसफर कर दिया जाए कहीं। जैसे मोटर गाड़ी का पहिया ही खोल दिया, वही ले गए, फेंक दिया कहीं। ठीक है, तब है ना अतिचार। अच्छा, अतिचार के साथ एक चीज और हमेशा के लिए याद कर लें, ये भूमि के प्रति अतिचार है, ये शरीर के प्रति अतिचार है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। शरीर के प्रति अतिचार हम लोगों ने देखा था, साशय होना चाहिए, ये हम लोगों ने देखा था। हमला, संप्रार, मिथ्या कारावास, वहां आशय था। लेकिन भूमि के प्रति अतिचार, इसमें आशय हो न हो, इवन गलती से भी आप दूसरे की भूमि पर चले जाएंगे, बस जाने का कृत्य जानबूझकर होना चाहिए, जाने का कृत्य स्वैच्छिक होना चाहिए। यह ना हो किसी ने किसी को उठाकर फेंक दिया किसी की भूमि पर, तो अत्याचार नहीं माना जाएगा। जाने का कृत्य बस स्वैच्छिक हो, फिर वो गलती से है, तथ्य के भ्रम में है, ये सारी चीजें क्षतिपूर्ति के पॉइंट पर रिलीवेंट थी, लेकिन अतिचार के गठन के बिंदु पर रिलीवेंट नहीं थी। यही स्थिति माल के प्रति अतिचार की। आपके द्वारा माल के कब्जे में जो हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, यानी विघ्न डाला जाना चाहिए, भले ही वो संपत्ति को नष्ट करने की सूरत उत्पन्न करके डाला जाए, संपत्ति को स्थानांतरित करने की सूरत उत्पन्न करके डाला जाए, किसी भी प्रकार से डाला जाए, वो जानबूझकर, यानी ये जानते हुए कि हम उसके कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये किया जाए। भले तुम ईमानदारी से विश्वास करते हो चीज मेरी है, और तुमने, ठीक है, उस चीज के कब्जे में हस्तक्षेप पैदा किया, तो ये जंगम संपत्ति के प्रति अतिचार माना जाएगा। इसमें शरीर के प्रति अतिचार की तरह आशय की जरूरत ये नहीं होगी। यद्यपि अब जो नवीन ट्रेंड दिख रहा है, उस नवीन ट्रेंड में ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में यह स्थिति आ जाएगी कि शरीर के प्रति अतिचार की तरह ही माल के प्रति अतिचार भी, यानी जंगम संपत्तियों के प्रति अतिचार भी साशय हो तभी अतिचार माना जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति यही है कि आपके द्वारा कब्जे में जो हस्तक्षेप है, ये अगर स्वैच्छिक है, जानबूझकर है, अनैच्छिक नहीं है, तो तथ्य के भ्रम के अंतर्गत हुआ, कब्जे में हस्तक्षेप या ईमानदारी पूर्वक विश्वास रखने के कारण हुआ, इस सब का कोई अर्थ नहीं है। बस जानबूझकर आपके द्वारा माल के प्रति अत्याचार, इसका आप कृत्य, इसका कृत्य किया जाना चाहिए। अब हुआ क्या है, कबूतरों को गोली मार दी। उसका कहना है कि पहली बात तो ये कबूतर संपत्ति नहीं, और हो भी तो हमारा कृत्य जस्टिफाइड था। ठीक है, जैसे घोड़ा किसी ने कुत्ता बांध दिया, कुत्ता आपके ऊपर झपट रहा है, आपने उसे गोली मार दी,
अतिचार नहीं माना जाएगा, बिकॉज यू हैव द लीगल जस्टिफिकेशन। गोली मार दी, हमने एक बात कही, मान लीजिए बुलडॉग है, इस ढंग का कुत्ता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है, एंड देयर इज नो वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एक्सेप्ट शूट द डॉग, ठीक है ना, तो फिर लीगल जस्टिफिकेशन है, होगा, ठीक है, बट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन इफ यू आर डूइंग सच ए थिंग, सच ए एक्ट, then you are committing the tort of trespass in regard of a, ठीक है, जो पालतू पशु है उसके प्रति, क्योंकि वो भी तो जंगम संपत्ति माना जाएगा, पशु तो संपत्ति माना, कहते हैं गजधन गोधन गजधन बाजधन, तो गोधन क्या है, गाय क्या है, पशु ही तो है, उसे जंगम संपत्ति माल इसकी परिभाषा माना है। लेकिन उसका कहना है कि कबूतर ये संपत्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि अगर कबूतरों के वापस आने की आशा वादी करता था तो उसके लिए ये संपत्ति है, ठीक है ना। संपत्ति किसी भी व्यक्ति के लिए वो चीज हो सकती है जिसकी वह स्वयं के पास बने रहने की आशा और अपेक्षा ये करता है। कोई भी कूड़ा अपने पास रखने की अपेक्षा नहीं करता, उसके दृष्टिकोण में जो संपत्ति है उसी को वो अपने पास बनाए रखने की इच्छा और अपेक्षा ये करता है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो कबूतरों के वापस आने की अपेक्षा कर रहा था वादी, इसलिए कबूतर किसके लिए संपत्ति है नहीं है इससे मतलब नहीं, उसके लिए संपत्ति है, उसके लिए संपत्ति है। और आपने कबूतरों गोली मार दी, या तो आप यह साबित करते, क्योंकि सबूत का भार यह बदलता है, साबित करने का भार नहीं बदलता, ठीक है ना। तो यहां यह विशेष तथ्य है, सबूत का भार आप पर है, आप साबित करते कि मटर के खेत की रक्षा करने के लिए कबूतरों को मार डालने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं था, तब कबूतरों को मारना जस्टिफाइड ये कहा जा सकता था। अरे कबूतरों को तो तुमने हुश होड़ कह दिया होता तो भी वो भाग गए होते, मार कह दिया तुमने। उनका इसलिए वादी अतिचार की कार्यवाही में सफल होगा क्योंकि तुमने संपत्ति को नष्ट करके उसके कब्जे में हस्तक्षेप ये कर दिया, तुम्हें फायदा कोई नहीं हुआ। फायदा हो जाता तो हो सकता रिश्ती का मामला होता, क्योंकि रिश्ती में क्या कहता है, जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के, लोग को या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आशय से, ठीक है, नुकसान पहुंचाने के आशय से या नुकसान हो जाएगा ये संभाव्य जानते हो, कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वस्तु की कीमत पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है या उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, ठीक है। यहां आपका आशय वो नहीं था कि लोग को या किसी व्यक्ति को क्षतिकारित की जाए, यहां आपका आशय मटर के खेत की सुरक्षा करना था। दैट इज वाई रिश्ती तो नहीं है, रिश्ती तो नहीं है, क्योंकि अपराध में दुराशय इसका मतलब है, ठीक है ना। रिश्ती का अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन यू हैव कमिटेड द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। आपने बदतमीजी एक शब्द है उसके अंतर्गत काम किया, ठीक है। आप अन्य विकल्प थे आपके पास, मटर के खेत की सुरक्षा ये लक्ष्य था ना, तो कबूतरों को मारने की जरूरत कहां थी। यू हैव एक्सीड, आपने अपने अधिकार को बढ़ा चढ़ाकर उपभोग किया है, दैट इज वाई आप अतिचार की कार्यवाही में दोषी हैं। यानी अतिचार क्या है, कब्जे में विघ्न, ठीक है, या कब्जे को ट्रांसफर करना,
विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। यह विघ्न संपत्ति को नष्ट करके, यानी जंगम संपत्ति को नष्ट करके भी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना? यह स्वैच्छिक होना चाहिए, अनैच्छिक न हो। फिर यह ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि जंगम संपत्ति मेरी है, यह तथ्य के भ्रम में किया गया है, इसका कोई अर्थ, इसका कोई मतलब यह नहीं है। ठीक है ना? और अत्याचार की कार्यवाही में जो डिफेंसेस उपलब्ध हैं प्रतिवादी को, वो डिफेंस क्या है? न्यायोचित है। वो लीगल जस्टिफिकेशन अगर साबित करता है कि उसके पास स्वयं की या स्वयं की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं था, या अन्य कोई जस्टिफिकेशन उसके पास है जिसे विधिक, न्यायोचित या लीगल जस्टिफिकेशन माना जा सके, तो वह अत्याचार की कार्यवाही में सफलतापूर्वक अपना बचाव भी कर सकता है। इसके अलावा एक तरीका और है प्रतिवादी के पास कि अगर वादी एक्चुअल कब्जे में है, ठीक है, वादी एक्चुअल कब्जे में है, तब तो प्रतिवादी यह नहीं कह सकता कि संपत्ति का हकदार तीसरा व्यक्ति है। इसलिए अगर हमने इनके कब्जे में हस्तक्षेप, अगर कोई हमने ऐसा काम किया भी है जिसे इनके कब्जे में हस्तक्षेप माना जा सके, तो चूंकि कोई तीसरा हकदार है, यह हकदार नहीं है कब्जे के, इनफैक्ट प्रत्यक्ष कब्जा इन्हीं का है, लेकिन यह कब्जा बनाए रखने के हकदार नहीं है विधिक रूप से, वो कोई तीसरा व्यक्ति है। लेकिन अगर यह प्रत्यक्ष कब्जे में, तो प्रतिवादी की यह बात नहीं चलेगी, क्योंकि इन्हें इसके विरुद्ध शिकायत करने का हक है। ठीक है? जो व्यक्ति जंगम संपत्ति के प्रत्यक्ष कब्जे में है, उसके कब्जे में आपने हस्तक्षेप किया और आपको कोई हक नहीं कब्जे में हस्तक्षेप का, तो भले ही वो अविधिक रूप से वस्तु का कब्जेदार है, लेकिन उससे कब्जा छुड़ा जो विधिक कब्जेदार है वही छुड़ा सकता है ना। विधिक रूप से जो कब्जे का हक रखता है वही छुड़ा सकता है ना। तुम कौन हो, तो तुमने क्यों किया? ठीक है ना? तब तो प्रतिवादी सफलतापूर्वक, ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अगर वादी ये वस्तु के रचनात्मक कब्जे में है, तुम कहती हो कि हमारे घर में चीज रखी, उसके कब्जे में इन्होंने हस्तक्षेप किया या उसका कब्जा स्थानांतरित किया, और प्रतिवादी यह कहता है कि इनके घर में जो चीज रखी है वो तो आशी त्रिपाठी की है, इनकी है ही नहीं, तो वो सफलतापूर्वक अपनी प्रतिरक्षा कर सकेगा। यानी तृतीय व्यक्ति कब्जे का हकदार है। यह प्रतिरक्षा प्रतिवादी उस दशा में सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर देगा जिस दशा में वादी वस्तु के प्रत्यक्ष कब्जे में नहीं है, रचनात्मक कब्जे में है। ठीक है ना? तो प्रतिवादी इस ढंग से भी अपना बचाव कर सकता है। हां, प्रत्यक्ष कब्जे में है तो वह तृतीय पक्ष के कब्जे का हकदार होने का तर्क नहीं उठा सकता, क्योंकि स्वयं वह दोष करता ही माना जाएगा। उसे तो कोई हक उस कब्जे के संबंध में प्राप्त नहीं है, वो क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? ठीक है। तीसरी बात, प्रतिवादी यह साबित कर सकता है कि वस्तु के कब्जे का हकदार वो है, यह भी साबित कर सकता है। जैसे हमने उपनिधान किया आपके पास, ठीक है, हमने बेलमेंट किया, और आप जानते हो उपनिधान किसी प्रयोजन के लिए, ठीक है, विशेष प्रयोजन के लिए उपनिधान होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कहां, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 148। ठीक है, विशेष प्रयोजन के लिए उपनिधान होता है, और इस शर्त पर होता है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाएगा तो उपनिहिति उपनिधाता को उसकी वस्तु वापस कर देगा। ठीक है,
प्रतिवादी ये कह सकता है कि इन्होंने, इनके कब्जे का हक खत्म हो चुका है और कब्जे के हकदार तो अब हम हैं, यानी लीगल जस्टिफिकेशन वो दे सकता है। ठीक है ना? तो ये डिफेंसेस हैं जो प्रतिवादी दे सकता है। अच्छा, उपचार, रेमेडी, ये वादी को क्या हासिल होगी? यदि वादी सफल होता है, ठीक है, यदि वादी सफल होता है तो क्षतिपूर्ति के रूप में वो क्या प्राप्त करेगा? ठीक है, तो अगर वस्तु नष्ट करके उसके कब्जे में विघ्न ये डाला गया तो वस्तु की कीमत, ठीक है, ये प्राप्त करेगा। ठीक है, वस्तु की कीमत। अगर चीज पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, ठीक है, और आज भी उपयोगी बनी हुई है, तो उसकी उपयोगिता में जिस सीमा तक क्षति आई है उस सीमा तक, ठीक है, क्षतिपूर्ति की धनराशि वादी प्राप्त करने का हकदार ये होगा। ठीक है, तो आपने देखा अतिचार कब्जे में हस्तक्षेप, ऐच्छिक कृत्य के माध्यम से हस्तक्षेप, ठीक है, ये किया जाता है। इसमें डिफेंसेस आपने देखे जो प्रतिवादी को उपलब्ध होंगे, और इसमें क्षतिपूर्ति किस प्रकार कराई जाएगी ये आपने देखा। अब जहां तक कन्वर्जन का सवाल है, ये एक दूसरा अपकृत्य है जो जंगम संपत्ति के प्रति किया जाता है, और कन्वर्जन एक ऐसा अपकृत्य है जिसके बारे में आपसे खूब पूछा जाता है, और कन्वर्जन पे प्रॉब्लम ये भी खूब पूछी जाती है, खूब एग्जामों में पूछी जाती है। इसलिए कन्वर्जन कल बताएंगे क्योंकि समय नहीं बच रहा है, लेकिन डिटेंशन ये अभी बताए देते हैं। ठीक है, 3 अपकृत्य हैं जो जंगम संपत्ति के प्रति किए जाएंगे। एक अतिचार, दूसरा डिटेंशन, और तीसरा कन्वर्जन। कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे पृथक सेपरेटली बताएंगे। डिटेंशन बताए देते हैं। डिटेंशन जो डिटेंशन की कार्यवाही है ये इंग्लैंड में समाप्त हो गई है। इंग्लैंड में अपकृत्य के तौर पर माल का निरोधन, इसको खत्म कर दिया। अब हिंदुस्तान का सवाल जहां तक है, तो हिंदुस्तान में निरोधन की कार्यवाही यानी डिटेंशन की कार्यवाही ये अपकृत्य के तौर पर आज भी मान्य है। होता क्या है, जैसे आप लोग जब कचहरी में वकीलों से मिलते हैं तो बहुत से लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि अपकृत्य तो लागू ही नहीं होता, अपकृत्य तो होता ही नहीं, वो तो लास्ट थॉट्स तो लागू ही नहीं हो रहा। उन भले लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जब सीपीसी जो सिविल प्रक्रिया को विनियमित करने वाली विधि है उसकी धारा 19 मानव शरीर और जंगम संपत्ति इसके प्रति किए गए अपकृत्यों के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार इसका वर्णन करती है, और धारा 16, 17 और 18 अचल संपत्ति के प्रति किए गए अपकृत्यों के लिए क्षेत्राधिकार का वर्णन करती है। तो यह कैसे माना जा सकता है कि अपकृत्य की विधि हिंदुस्तान में लागू नहीं होती? ये माना ही कैसे जा सकता है? हम बार बार कहते हैं
कि जो कुछ आपको पता नहीं है वो दुनिया में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता नहीं है लेकिन वो दुनिया में है। ऐसे ही अपकृत्य की विधि ये लागू होती है। ये अलग बात है कि जब आप अपकृत्य की विधि के आधार पर कार्रवाई कर रहे होते हैं तो भी आपको मालूम नहीं होता कि हम अपकृत्य की विधि के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मानहानि, इसके लिए मुकदमा नहीं आता। मानहानि तो अपकृत्य है। ठीक है भाई, मानहानि ये तो अपकृत्य है। जंगम संपत्ति अगर आपके अभिकर्ता ने, अच्छा अभिकर्ता ये नहीं जिससे आपकी एजेंसी की संविदा हुई, विविक्षित ढंग से भी एजेंसी की संविदा हो सकती है। कोई भी आपका अभिकर्ता ये माना जा सकता है। जो एजेंसी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो प्रत्येक व्यक्ति जो मालिक के स्थान पर कार्य करने के लिए अधिकृत है वो अभिकर्ता है। ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अभिकर्ता या न्यासी के तौर पर आपकी संपत्ति को धारित करता है, अभिकर्ता या न्यासी के तौर पर, और आप उस वस्तु का इमीडिएट पोजीशन, इमीडिएट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अव्यवहित, आप उसका इमीडिएट पोजीशन पाने के हकदार हैं। तो सेक्शन 7 और 8 ये सारे में धारा 7 और 8 आपको अधिकृत करती है कि आप उन दशाओं में जबकि अभिकर्ता या न्यासी ने संपत्ति इसे वापस करने से इनकार कर दिया है और संपत्ति इस प्रकार की है कि उसकी सही कीमत, ठीक है, इसका अभिनिश्चय करना यह बहुत कठिन है, या संपत्ति का अभिनिश्चय करना भले ही आसान है लेकिन अगर उस संपत्ति की कीमत आपको दिलाई जाए, यानी धन के रूप में उस संपत्ति की हानि के बदले आपको अनुतोष दिया जाए, तो आप पर्याप्त संतुष्टि इसका अनुभव नहीं करेंगे। तो धारा 7 और 8 ये कहती है कि आप उस विनिर्दिष्ट वस्तु का कब्जा ये फिर से वापस प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा ये संस्थित कर सकते हैं और उस वस्तु का कब्जा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी धारा 7 और 8 निरोधन की कार्यवाही इसके विरुद्ध अनुतोष उपलब्ध कराती। तो 7 और 8 यह सारे के आधार पर वहां जो आप कार्यवाही कर रहे हो है तो वो टाटियस लाइबिलिटी, है तो वो प्रत्यात्मक दायित्व, और कायदा तो यह कहता है कि आदेश 7 आपसे यह अपेक्षा करता है कि वाद पत्र की विरचना आप किस प्रकार करेंगे। वाद पत्र की विरचना में उसने बताया है कि सबसे ऊपर आप न्यायालय का नाम लिखेंगे, फिर पक्षकारों के नाम, इतना निवास, उनका वर्णन देंगे जिससे उनकी पहचान हो सके, फिर वाद का प्रकार लिखेंगे। तो वाद के प्रकार में आपको निरोधन इसी की कार्यवाही लिखना चाहिए। कायदा तो यह कहता है। ठीक है, जैसे आप जब यह सारे में इंजंक्शन के लिए मुकदमा प्रस्तुत करते तो क्या लिखते, वाद का प्रकार निषेधाज्ञा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निरोधन डिटेंशन की कार्यवाही, लेकिन आप लिखते क्या है कि फला वस्तु के कब्जे का प्रत्युद्धरण, ये लिख देते हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन। तो रिकवरी ऑफ पोजीशन हो तो डिटेंशन का जो प्रिंसिपल टॉर्ट में है, अपकृत्य जो डिटेंशन है, उस अपकृत्य को चूंकि प्रतिवादी ने किया है, इसलिए आप धारा 7 और 8 प्रतिवादी पर यह विधिक कर्तव्य रख रहा है कि आप, ठीक है, निरोधन की कार्यवाही नहीं करेंगे। इस विधिक कर्तव्य का भंग चूंकि प्रतिवादी ने कर दिया, इसलिए वादी को
अपकृत्य की कार्यवाही करने का हक पैदा हुआ है। और अपकृत्य की यही डेफिनेशन है कि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति उसका जो विधिक कर्तव्य है उसका वायलेशन करता है तो वह अपकृत्य करता है। धारा 7 और 8 में जो न्यासी है, जो अभिकर्ता है, उसके ऊपर यह दायित्व है कि उसके पास जो संपत्ति किसने रखी है, वादी ने, ठीक है ना, उसको वो वापस करे मांगे जाने पर। जब नहीं करता तो निरोधन का अपकृत्य ये प्रतिवादी करता है। क्यों करता है? क्योंकि धारा 7 और 8 ये सारे द्वारा निर्धारित कर्तव्य का भंग करता है। तब अनुतोष धारा 7 और 8 ये दे रही है। और इस निरोधन की कार्यवाही जो प्रतिवादी ने की है, इसके अगेंस्ट मुकदमा लाकर वह उस विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति को मुक्त, कब्जा मुक्त ये करा सकता है। अब अगर मान लीजिए, ठीक है, यह हुआ कि वस्तु नष्ट हो गई है, ठीक है, वस्तु नष्ट हो गई, तब तो फिर उसकी कीमत दिलाए जाना यही एकमात्र उपचार ये बचे, और तो कोई उपचार ही नहीं बचा। लेकिन फिर कीमत अगर दिलाई जाती है तो उस दिनांक को दिलाई जाती है जिस दिनांक को निर्णय हो रहा है। निर्णय के दिनांक पर वह वस्तु जितनी कीमत की है वो कीमत ये निरोधन की कार्यवाही में वादी को दिलाई जाएगी। और अगर कब्जा ये वापस किया जाना संभव है तो कब्जा ये दिया जाएगा, ठीक है ना। कल जब संपरिवर्तन बताएंगे तो आप देखेंगे एक ही कृत्य संपरिवर्तन को भी गठित करेगा और एक ही कृत्य निरोधन इसे भी गठित कर देगा, ठीक है। और तब वादी को विकल्प मिलेगा, चाहे वह संपरिवर्तन की कार्यवाही करे और चाहे निरोधन की, ठीक है, जो सी कार्यवाही चाहे करे। लेकिन निरोधन की कार्यवाही में यूं तो वादी को क्या अनुतोष प्राप्त होंगे? वादी को अनुतोष प्राप्त होगा कि वह या तो वस्तु का कब्जा वापस पाएगा या निर्णय के दिनांक पर संपत्ति का जो मूल्य होगा वो प्राप्त करेगा। निर्णय के दिनांक पर डिफेंसेस प्रतिवादी को क्या उपलब्ध होंगे? प्रतिवादी को डिफेंसेस वही उपलब्ध होंगे कि वादी कब्जे का हकदार नहीं है, क्योंकि वादी कब्जे का हकदार होने के आधार पर ही ये संपत्ति उससे वापस मांग रहा है। तो वादी कब्जे का हकदार नहीं है, या वादी के अगेंस्ट वो कब्जे का अधिक अच्छा हकदार है, ये साबित कर दे कि उसे धारणाधिकार है, लियन है, ठीक है। इन्होंने उसकी, ठीक है, उसकी जो मेहनत है उसने कुछ किया है, ठीक है, उस संपत्ति पर जो उसके कब्जे में है, और उसके अगेंस्ट उसकी जो फीस है वो वादी ने अदा नहीं की, इसलिए वादी कब्जे का हकदार नहीं है, ये साबित कर सकता है। तो निरोधन में माल को डिटेन किया जाता है और ये निरोधन एक अपकृत्य है। अगर विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन आप किसी की संपत्ति को निरुद्ध कर रहे हो और दूसरा कब्जा पाने का हकदार है, कब्जा पाने का हकदार है, इसका मतलब आपके पास लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर वो कब्जा पाने का, तो डिफेंस यही हुआ कि वादी कब्जा पाने का हकदार नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वादी कब्जा पाने का हकदार होने के लिए वादी को जो कुछ करना है वो वादी ने किया ही नहीं, ठीक है। और जब वादी ने वो किया ही नहीं तो वादी कब्जा पाने का हकदार कहां से है? और वादी कब्जा पाने का हकदार नहीं, तो फिर निरोधन की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो ये निरोधन, संपरिवर्तन, इस पर कल बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट संपरिवर्तन ही है, ठीक है, और वही एग्जामों में आता है।